Welcome to Jai Hunch, and this is our sixth lecture of most important MCQ marathon series. Okay, in this series we were discussed 1000 plus MCQ, and in this lecture, this is we are going to discuss 140 plus most important MCQ related to soft computing. Okay, and this is our last lecture of this 1000 plus MCQ marathon series. Okay, so before solving the questions, let's take a warm up. Okay, let's take a warm up about soft computing कि main soft computing होता क्या है. So for the soft computing, you can see here you have some images here. This okay. So what is inside this? So this is soft computing and hard computing. Okay, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे इजिली और आपके फंसेंगे भी क्वेश्चन. तो देखिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है. सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक नॉन लीनियर डाटा पर काम करता है. ओके, नॉन लीनियर है. एंड जो हार्ड कंप्यूटिंग आपका वो किस पे काम करता है, लीनियर पर कार्य करता है. याद रखना आपको. सेकंड क्या है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है. सॉफ्ट कंप्यूटिंग कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है. दिस ऑलवेज गिव्स यू अप्रोक्सीमेट आंसर. And hard computing gives you precise answer like any mathematical formulas, like you have the value of x is equal to 2 and you have a function fx is equal to x square, then it will be what, f2 is equal to 4. Okay, so this is precise answer. आप इसकी वैल्यू अलग नहीं ला सकते हैं इस फंक्शन में. दैट्स वाई दिस इज प्रिसाइज आंसर. एंड द थर्ड इज पैरेलल कंप्यूटिंग. इसमें जो कंप्यूटिंग होती है आपकी वो पैरेलली होती है ना, समांतर में. बट इसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है. क्यों? क्योंकि ये लीनियर है. लीनियर में आपका सिक्वेंशियल ही कंप्यूटेशंस होंगी एंड नॉन लीनियर में आपका पैरेलल होती है. ठीक. एंड योर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, मोर टाइम कंज्यूमिंग. जो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करती है. एंड हार्ड कंप्यूटिंग क्या है, क्योंकि उसमें फिक्स फॉर्मूलाज होते हैं, उसमें उसे कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है. दैट्स वाई इट टेक्स लेस टाइम. ओके, नेक्स्ट सीट. सो इन दिस सीट यू कैन सी दिस, देयर आर डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हार्ड कंप्यूटिंग. सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड हार्ड कंप्यूटिंग के बीच डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है, देखिए उसको. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उसके एस्पेक्ट्स की. एस्पेक्ट्स मतलब किस बारे में बात कर रहे हैं हम. एंड ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में है एंड दिस इज योर हार्ड कंप्यूटिंग के बारे में. ओके, एंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स किस प्रकार की होती हैं. तो देखिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं डील्स विद अनसर्टेनिटीज. वह अनसर्टेनिटीज के ऊपर डील्स करती हैं लाइक अ प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स. ओके, जिसकी कोई पता ना हो, है ना. जैसे कि आप कोई भी कॉइन टॉस कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटीज दैट विल बी हेड और टेल. ओके, इन दोनों के बीच में. सो दैट्स डील विद सॉफ्ट कंप्यूटिंग. एंड वेगुनेस एंड इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. ओके, और इसमें क्या होता है, इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिलती है. प्रिविलेंट इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और यह रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पर वर्क करता है. और इसमें देखिए आप, हार्ड कंप्यूटिंग में डील्स विद वेल डिफाइंड डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स विद क्लियर बाउंड्रीज एंड कॉन्ट्रेस्ट. ओके, यह क्या करता है, डील्स विद वेल डिफाइंड, इसमें वेल डिफाइंड होते हैं आपके इनपुट्स. एंड डिटर्मिनिस्टिक प्रॉब्लम्स मतलब कि एक्यूरेट एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं. विद क्लियर बाउंड्री, उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो भी क्लियर की जाती हैं. ओके, दिस इज योर हार्ड कंप्यूटिंग. नेक्स्ट इज इंस्पायरेशन. इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से है या इसको किसके अनुसार बनाया गया है. तो जो शॉर्ट कंप्यूटिंग है, इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. यह ह्यूमन लाइक मतलब ह्यूमन के माइंड से इंस्पायर है एंड ह्यूमन के तरह डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के ऊपर बनाया गया है. जैसे कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग ह्यूमन की तरह क्या कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके
और डिसीजन ले सके। ओके, एंड ये क्या है आपका हार्ड कंप्यूटिंग में, दिस इज बेस्ड ऑन प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल्स। यह प्रिसाइज मैथमेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड होते हैं। ओके, मैथमेटिकल मॉडल एंड एल्गोरिदम पर बेस्ड होते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लाइक किसी का स्क्वायर रूट निकालना है किसी वैल्यू का, तो वो भी जैसे रूट फोर क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली टू होगा, है ना। सो दीज आर कॉल्ड एग्जैक्ट, है ना, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या है या किसके ऊपर कार्य करता है ना, हर एक चीज कोई ना कोई कंपोनेंट होता है, उसके पुर्जे होते हैं, दैट्स वाई। सो जो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो कार्य करती है फजी लॉजिक के ऊपर, न्यूरल नेटवर्क होते हैं उसके अंदर, जेनेटिक एल्गोरिदम्स होती हैं, एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होती है। ओके, फजी लॉजिक्स, न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिदम एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखें। ओके, एंड हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल एल्गोरिदम, ये आपकी पुरानी एल्गोरिदम पर वर्क करती है, ट्रेडिशनल पर न्यूमेरिक मेथड्स होते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग्स होती है। ओके, सो नेक्स्ट सी डाटा टाइप, व्हाट द डाटा टाइप सुटेबल फॉर हैंडलिंग इम्प्रिसाइज एंड इनकम्प्लीट डाटा। जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वह सुटेबल है हैंडलिंग इम्प्रिसाइज डाटा, जैसे कि आपका कोई भी डाटा इम्प्रिसाइज है तो वह भी आप हैंडल कर सकते हैं इजिली। ओके, एंड इनकम्प्लीट डाटा, आपका कोई डाटा इनकम्प्लीट है तब भी उसका आपको आंसर मिल सकता है। बट यहाँ पर क्या होता है हार्ड कंप्यूटिंग में, बेस्ट सुइटेड फॉर वेल स्ट्रक्चर्ड प्रिसाइज डाटा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वेल सुइटेड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड आपको प्रिसाइज डाटा चाहिए। एंड देखिए एप्लीकेशंस के बारे में, दीज आर द एप्लीकेशंस। इसमें एप्लीकेशन क्या है आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिगिटी। ओके, ये आपकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर वर्क करता है, जैसे कि आपके रियल वर्ल्ड डेली कुछ भी हो रहा हो, एंड विद अनसर्टेनिटी एंड एम्बिगिटी, और ये अनसर्टेनिटी पर वर्क कर सकता है। एंड इसमें क्या होता है आपका साइंटिफिक कैलकुलेशन का यूज करते हैं इसको, जिसमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, है ना, एंड एप्लीकेशन विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए चाहिए, दैट्स व्हाई यूज हार्ड कंप्यूटिंग। एंड व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है देखिए आप, सो मोर फ्लेक्सिबल एंड टॉलरेंट टू इम्प्रिसाइज इनपुट, ये आपके मोर फ्लेक्सिबल होते हैं एंड टॉलरेंट होते हैं ऑफ इम्प्रिसाइज इनपुट। जब आप इनमें इम्प्रिसाइज या मतलब आधा डाटा डालते हैं, मीन्स डाटा इज नॉट स्पेसिफाइड, इम्प्रिसाइज डाटा है, तब भी ये उसे टॉलरेट कर लेगा, उसे झेल लेगा। ओके, एंड उसका आउटपुट दे सकता है आपको। बट यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से रिजिड होता है, एक तरह से पत्थर की तरह होता है, जैसे कि ये मानता ही नहीं है, आप इसे आपको क्या देना पड़ेगा, एक एक्यूरेट डाटा देना पड़ेगा एंड प्रिसाइज रूल के साथ में। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग। ओके, सो लेट्स मूव ahead टू द क्वेश्चंस। सो this PDF you will get in the description. Okay, go and check. And the question of first is, when we say that the boundary is crisp, हम कब कहते हैं कि बाउंड्रीज जो हैं वो क्रिस्प हैं, बाउंड्रीज जो हैं क्रिस्प हैं। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें देखिए हम बाउंड्रीज क्रिस्प का क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें हमें लगाना है डिस्टिंग्विश टू। ओके, जब भी डिस्टिंग्विश टू होगा तो आपकी जो बाउंड्रीज होंगी वो क्रिस्प होंगी। क्वेश्चन नंबर टू, इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग में द आउटपुट इज कॉल्ड, आउटपुट को हम क्या कहते हैं, आउटपुट इज कॉल्ड एज, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंसिक्वेंट। ओके, कंसिक्वेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एक बात और, इसमें जो आपको सभी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, एवरी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं, 140 क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसमें कुछ भी आपको फालतू का नहीं मिलेगा, सो एवरी क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बस कुछ थोड़ा कम कुछ थोड़ा ज़्यादा, जो कि 100% क्वेश्चन आएंगे उस पर मैं लिख दूंगा इम्पोर्टेंट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, फजी लॉजिक इज फॉर्म ऑफ, जो फजी लॉजिक है वो किस फॉर्म का होता है। सो हमने आपको बताया था, आप जब भी फजी का नाम सुने तो अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लें इस तरह का। ओके, ये बहुत जरूरी है, इस तरह का आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर जरूर आना चाहिए जब भी आप फजी का नाम सुने, जैसे कि इस तरह से मैं बना देता हूँ उसको एक बार।
अब देखिए, जो आपका फजी लॉजिक होता है वो किस फॉर्म का होता है? ये आपका फजी है, आप इसे फजी कह सकते हैं। इसे ह्यूमन ब्रेन की तरह बना हुआ कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, है ना? एंड आप इसे न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क कह सकते हैं आप इसको। जब भी किसी चीज की बात होगी इन चीजों में से, तो आपको वही पुट करना है कि यह आपका एक न्यूरल नेटवर्क है। ओके, सो फजी लॉजिक इज फॉर्म ऑफ व्हाट? यहाँ पर आपकी मेनी वैल्यूज है ना, मेनी वैल्यू लॉजिक है। सो दैट्स वाई मेनी ही लगा के आना है आपको। यहाँ पर कभी बाइनरी बात नहीं करते हम, कभी भी टू वैल्यू बात नहीं करते हैं। ओके, सो मेनी वैल्यूज लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल एक्शंस while कंप्यूटिंग शुड बी। कंप्यूटिंग के वक्त जो कंट्रोल एक्शंस है वो कैसे होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर है अनएम्बिगियस। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोर ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कोर क्या है, या सॉफ्ट कंप्यूटिंग किस पर वर्क करती है? अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वह आपके किस पर काम करती है? वह आप काम करती है फजी पर, है ना? फजी, अभी ऊपर देखो हमने, यहाँ पर देखिए, ये आपका फजी पर तो कार्य करता है, फजी पर या ह्यूमन लाइक ब्रेन पर या न्यूरल नेटवर्क पर। ओके, यू कैन से एनीथिंग। सो द कोर ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज फजी कंप्यूटिंग नियो। ओके, यहाँ पर कंप्यूटिंग बात चल रही है तो फजी कंप्यूटिंग नियो करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हार्ड कंप्यूटिंग परफॉर्म्स व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटेशन। जो हार्ड कंप्यूटिंग है वह किस प्रकार की कंप्यूटेशन को परफॉर्म करता है? अभी आपने देखा स्टार्टिंग में ही, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली इमेज में, जो हार्ड कंप्यूटिंग वो किस प्रकार की परफॉर्म करता है? वह करता है आपका सिक्वेंशियल, क्योंकि ये लीनियर होता है। सो दैट्स वाई क्वेश्चन का 6 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? सिक्वेंशियल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हु इनिशिएटेड आइडिया ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग का आइडिया किसने दिया था? सो यह क्वेश्चन जो है वह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और यह क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आएगा आएगा, बिना इसके आपका एग्जाम अधूरा माना जाएगा मेरे हिसाब से। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉफ्टी ए ज्यादे। ओके, इससे याद रख सकते हैं आप ज्यादा से। ओके, क्योंकि आप कम पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से याद रखें, तो लोफ्टी आ ज्यादा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन। सॉफ्ट कंप्यूटिंग किस पर बेस्ड है? अभी हमने बात की थी अब पिछले ही स्लाइड में, जिसमें आपने देखा था वो आपके फजी पर बेस्ड है, न्यूरॉन्स पर बेस्ड है। तो आप यहाँ पर देखिए फजी लॉजिक मिल गया आपको, तो करेक्ट आंसर इज फजी लॉजिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग द प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम्स कैन बी। जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जो आप उसकी प्रॉब्लम्स एल्गोरिदम है वो क्या हो सकती हैं या किस प्रकार की होती हैं? सो द प्रॉब्लम्स इज अडेप्टिव होती है। ओके, सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं दैट इज एडेप्टिव। क्वेश्चन नंबर 10, फजी कंप्यूटिंग। फजी कंप्यूटिंग क्या है? अभी हमने देखा था जो फजी आपके पास होता है इस प्रकार का कोई फजी होता है, ये आपके ह्यूमन ब्रेन से बनाया गया है। सो मिमिक्स ह्यूमन बिहेव करेक्ट आंसर एंड डील्स विद इनप्रिसिशन। ओके, जब भी आपके पास डाटा कोई इनकम्प्लीट होगा तब भी ये आप उससे डील कर सकता है। तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत ए बी। ओके, क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर क्या था, थर्ड था आपका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसमें होता है? दिस इज ओनली इन हार्ड कंप्यूटिंग। ओके, पता है आपको ना, इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हार्ड कंप्यूटिंग इज आल्सो कॉल्ड। जो हार्ड कंप्यूटिंग है उसे हम और क्या कह सकते हैं? तो हार्ड कंप्यूटिंग इज आल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल। ओके, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कंप्यूटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंप्यूटिंग प्रोड्यूसेस एक्यूरेट रिजल्ट। इनमें से ऐसी कौन सी कंप्यूटिंग है जो प्रोड्यूस करती है एक्यूरेट रिजल्ट? अभी देखिए हमने यहाँ पर देखा था एक्यूरेट रिजल्ट इनमें कौन करती है, देखना जरा, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, एक्यूरेट रिजल्ट्स हार्ड कंप्यूटिंग करती है आपकी। सो करेक्ट आंसर इज हार्ड कंप्यूटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशन। जो न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशन है वो क्या है? मिमिक्स विद ह्यूमन बिहेवियर करेक्ट आंसर है एंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। सो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज यूज्ड फॉर। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो किसके लिए यूज किया जाता है?
सो दिस इज यूज्ड फॉर पैटर्न रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टर। ओके, यह आपका हर एक में यूज किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी इमेज होती है, बफर्ड इमेज होती है, तो उसको भी जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा एआई से इमेज को सही करना। ओके, एंड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। एंड क्लस्टर को भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज ब्लाइंड सर्च डिफर फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन। ओके, जो ब्लाइंड सर्च है वह कैसे डिफरेंट है ऑप्टिमाइजेशन से। सो करेक्ट आंसर इज ब्लाइंड सर्च यूजेबल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, in modeling an optimal solution is understood to be। मॉडलिंग में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इज अ सॉल्यूशन दैट इज द। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, when is a complete enumeration of solution used। so correct answer is when there is enumeration। okay, option B is correct। when there is enough computation, जब वहां पर होगी तो आपका इन्यूमरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच अप्रोच इज मोस्ट सुइटेड। इनमें से ऐसी कौन सी अप्रोच है जो सबसे ज्यादा सूट करती है, मोस्ट सुइटेड है। प्रॉब्लम विद लिटिल अनसर्टनिटी, जब छोटी मोटी आपकी अनसर्टनिटी होगी तब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, ऑप्टिमाइजेशन की जो आपकी वो है अप्रोच है, दैट इज द बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर प्रॉब्लम विद लिटल, जब आपके पास लिटल अनसर्टेनिटी होगी तो आप उसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जेनेटिक एल्गोरिदम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मेथड। जो जेनेटिक एल्गोरिदम है बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मेथड इन द, किसमें होती है फैमिली ऑफ द मेथड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द जीरो मेंबरशिप वैल्यू मीन। जीरो मेंबरशिप वैल्यू का क्या मतलब है। वैल्यू मीन इन द सेट। सो करेक्ट आंसर इज बी, द ऑब्जेक्ट इज नॉट आई। ओके, जीरो मेंबरशिप मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो आई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, द यूनियन ऑफ टू फजी सेट्स। यूनियन ऑफ किसी भी दो फजी सेट्स का जो यूनियन होगा, इज द ऑफ ईच एलिमेंट्स फ्रॉम टू सेट्स, और उसके जो ईच एलिमेंट फ्रॉम द टू सेट, तो वो हो जाएगा हमेशा मैक्सिमम। सिंपल है, मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए यहाँ बताता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे ये आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए जब भी आप दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो आपको मैक्स मिलेगा, एंड जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिन मिलेगा। आप इसे वेन डायग्राम समझ सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ पर ए यूनियन बी करते हैं दो सेट का, तो आपको ये पूरी एरिया मिलती है। एंड जब आप दो सेट्स का क्या करते हैं, आप इंटरसेक्शन करते हैं, तो आप क्या मिलता है यहाँ पर, ये वाला एरिया मिलता है। सो आपको यहाँ से मिनिमम ही मिलेगा और यहाँ से मैक्सिमम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ फजी इंटरफेरेंस सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ फजी इंटरफेरेंस सिस्टम इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है। तो करेक्ट आंसर इज मेंबरशिप फंक्शन, फजी लॉजिक ऑपरेंट एंड इफ देन रूल। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज अ फजी फायर डू। ओके, फजी फायर क्या करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो अ फजी फायर कन्वर्ट क्रिस्प को, यानी कि क्रिस्प को क्या करता है, क्रिस्प इनपुट वैल्यू इनटू फजी सेट्स, क्रिस्प को फजी में कन्वर्ट करता है कौन, फजी फायर। याद करें आप, फजी फायर क्या करता है, ये क्रिस्प वैल्यू सेट को चेंज करता है किसमें, फजी सेट में। ओके, फजी सेट्स में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्ट्स क्रिस्प इनटू टू फजी सेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डी फजी फायर मेथड। इनमें से कौन सा डी फजी फायर मेथड नहीं है। पहला है सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया, ये बिल्कुल नहीं है। मीन ऑफ द मैक्सिमम, रॉन्ग। लार्जेस्ट ऑफ द मैक्सिमम, रॉन्ग। सो करेक्ट इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट डी फजी फायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ फॉलोइंग इज
टाइप ऑफ फजी इंटरफेरेंस मेथड, इनमें से ऐसा कौन सा है जो फजी इंटरफेरेंस मेथड का एक प्रकार है? तो देखिए ये दोनों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे आप देख लें। ममदानी एंड सिग्नियो बोथ आर द टाइप ऑफ फजी इंटरफेरेंस, ओके। अब जब पूछे कौन सा नहीं है तो आपको लगाना कौन है, रिवेस्ट, ओके, रिवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, अ फजी रूल कैन हैव, जो फजी रूल है आपके पास वो क्या, कितने, वो मतलब मल्टीपल पार्ट रख सकता है या सिंगल रख सकता है? तो करेक्ट आंसर इज अ फजी रूल कैन हैव मल्टीपल पार्ट्स ऑफ कंडीशंस, ओके। फजी में आपके कंडीशंस जो हैं वो मल्टीपल पार्ट में हो सकती हैं इस तरह से। ये आपके हिडन नोट्स होते हैं, इसमें आपकी कंडीशंस वेरीफाई होती हैं। सो ये आपकी मेनी बाय लाइक मल्टीपल पार्ट्स में रख सकते हैं कंडीशंस। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, द बैंड विथ ए इन ए फजी सेट, ओके। किसी बैंड विथ ए की किसी फजी सेट में क्या होगी? तो आप सिर्फ इसको याद कर लें, एक बार इसे मेमोराइज कर लें आप। वो आपकी जो किसी भी ए की जो बैंडविड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2, ओके। दिस विल बी इन द मॉड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट्स इन द ईच एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स, अभी आपने इसे पीछे देखा है, आपके लिए इजी है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम, ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 26, फजी लॉजिक डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फजी लॉजिक है इनमें से किस पर डील करता है? तो फजी लॉजिक डील विद यू नो फजी सेट्स है ना, एंड फजी अलजेब्रा। सो बहुत आर द करेक्ट। जब भी आप देखें फजी लॉजिक डील विद फजी लॉजिक इन्वॉल्व्स, अगर आपको दो अच्छे सही लग रहे हैं तो आप दोनों को ट्रिक करके ऑल ऑफ द एबो लगा सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, कैन आ क्रिस्प सेट बी फजी सेट, क्या कोई क्रिस्प सेट फजी सेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी आपने पीछे ही देखा था, वो क्या था आपका, जिससे आप क्या करते हैं, क्रिस्प सेट को फजी सेट में चेंज कर सकते हैं, ओके। फजी सेट में ऐसे देखिए, आप दोबारा देख सकते हैं, आप इसे देखिए, फजी फायर की मदद से, फजी फायर की मदद से वी कैन डू व्हाट, वी कैन चेंज क्रिस्प इनटू फजी सेट। यही आपसे पूछा, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यस, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर सुटेबल प्रॉब्लम्स फॉर जेनेटिक एल्गोरिदम, इनमें से सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुटेबल हैं फॉर जेनेटिक एल्गोरिदम्स, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल ऑप्टिमाइजेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, ताबू सर्च इज एग्जाम्पल ऑफ, जो ताबू सर्च है वो किसका एग्जाम्पल है आपके लिए? सो करेक्ट आंसर इज ह्यूरिस्टिक, ओके, ह्यूरिस्टिक। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए और आ सकता है एग्जाम में, संभावना है इसकी आने की, ओके, प्रोबेबिलिटी है, आ सकता है ये। तो जो ताबू सर्च है आपका, ये लगा के आना आप। क्वेश्चन नंबर 41, जेनेटिक एल्गोरिदम आर एग्जाम्पल ऑफ, जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैं वो किसका एग्जाम्पल है? तो ह्यूरिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ह्यूरिस्टिक का क्या है आपके लिए, ताबू सर्च है, ओके। तो ह्यूरिस्टिक का अब गलत हो गया, एगो गलत हो गया, पीएसओ गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इज इवोल्यूशन एल्गोरिदम, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, म्यूटेशन इज अप्लाइड ऑन कैंडिडेट्स, जो म्यूटेशन है वो कितने कैंडिडेट्स पर अप्लाई हो सकती है? तो याद रखें, एक पर, ओके। करेक्ट आंसर इज वन। आप देख सकते हैं म्यूचुअल जो है वो एक पर ही अप्लाई होगी, किसी कैंडिडेट पर, एक पर। क्वेश्चन नंबर 43, रिकॉम्बिनेशन इज अप्लाइड ऑन कैंडिडेट्स, जो रिकॉम्बिनेशन है वो कितने कैंडिडेट पर अप्लाई होगी? तो वह दो पर होगी। अब आप इसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट बना सकते हैं, जो म्यूचुअल होगा वह वन पर अप्लाई होगा, एंड जो आपका रिकॉम्बिनेशन होगा वह कितने पर होगा आपका, टू पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 44, LCS बिलोंग्स टू बेस्ड मेथड, ओके। LCS किस मेथड पर बेस्ड है? तो LCS इज बेस्ड ऑन रूल बेस्ड लर्निंग, ओके। वैसे भी देखिए, आप बेस्ड पूछा था और आपको बेस्ड लर्निंग बता दिया आपने इसको, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वाइवल इज अप्रोच,
सर्वाइवल इज अप्रोच, सर्वाइवल एक अप्रोच है, किस प्रकार की अप्रोच है, वो है आपकी डिटर्मिनिस्टिक है, ओके, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, आप इसमें सोच नहीं सकते, ये आपको करना ही करना है, सो दिस इज टाइप ऑफ डिटर्मिनिस्टिक, ओके। क्वेश्चन नंबर 46, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम आर आर ए बेस्ड बेस्ड अप्रोच, जो इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम है वो किस पर बेस्ड अप्रोचेस हैं, तो यह किस पे आपकी है, ह्यूरिस्टिक पर, ओके, ह्यूरिस्टिक पर। और इसी पर आपकी कौन सी बेस्ड होती है, एक और होती है ताबू, ओके, ताबू एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 47, आइडिया ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम केम फ्रॉम, जो आइडिया है जेनेटिक एल्गोरिदम का वो कहाँ से आया है, वो आया है जेनेटिक से, ओके, जेनेटिक का आइडिया जेनेटिक से आएगा, बर्ड से बिल्कुल नहीं आएगा, मशीन से बिल्कुल नहीं आएगा, तो जेनेटिक से आया, ओके, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, क्रोमोजोन और एक्चुअली, जो क्रोमोजोन है वो एक्चुअली में क्या है आपके, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, ओके, क्रोमोजोन और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट अफेक्ट जीए, जो जीए को अफेक्ट करते हैं, तो जो पैरामीटर्स हैं आपके वो हैं सेक्स, सिलेक्शन प्रोसेस एंड इनिशियल पॉपुलेशन, ओके, किसी भी जीए के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके सिलेक्शन एंड इनिशियल पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 50, एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय, जो ये प्रोग्रामिंग किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये हो गई आपकी फॉजिल के द्वारा, ओके, फॉजिल के द्वारा आपकी इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग डेवलप की गई थी, ओके, याद कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 51, इवोल्यूशन स्ट्रेटजी इज डेवलप्ड विद, जो इवोल्यूशन स्ट्रेटजी हो किससे डेवलप की गई थी, सो सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ साइज से, या सभी के द्वारा ही की गई थी, और किसने किया था इसको, किसने किया था इसको, फॉर्जेल ने, ओके, फॉजेल ने, फॉजेल। क्वेश्चन नंबर 52, इवोल्यूशन स्ट्रेटजीज टिपिकली यूज, जो इवोल्यूशन स्ट्रेटजी होती हैं वो टिपिकली क्या यूज करती हैं, या बहुत कम ही इसको यूज करती हैं, किसको यूज करती हैं, रियल वैल्यू वेक्टर को, ओके, रियल वैल्यू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को। क्वेश्चन नंबर 53, इन ईएस सर्वाइवल इज, ईएस सर्वाइवल क्या है, तो ईएस सर्वाइवल इंडिटरमिनिस्टिक नहीं है, इंडिटरमिनेट नहीं है, तो इनमें से नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम में आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेज है इनिशियलाइजेशन, यानी कि उसको स्टार्ट करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, एलिमेंट्स ऑफ ईएसआर, ईएस के एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके एलिमेंट्स है पेरेंट पॉपुलेशन एंड सर्वाइवल पॉपुलेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस ओवर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये आपके डिस्क्रीट एंड इंटरमीडिएट होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके, क्रॉस ओवर आपके डिस्क्रीट हो सकते हैं एंड इंटरमीडिएट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सिमुलेशन अकर्स बिफोर द मॉडल इज वैलिडेटेड एंड, उसे हम क्या कहते हैं, वह फॉल्स हो जाएगा, डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सिमुलेशन अकर्स बिफोर द मॉडल, तो यह फॉल्स हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, कैन नॉट इजिली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रॉब्लम डोमेन टू अनदर, कैन नॉट इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रॉब्लम डोमेन टू अनदर, किसमें, सिमुलेशन में, ओके, सिमुलेशन सोल्यूशन में हम इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते वन प्रॉब्लम डोमेन टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 59, डिस्क्रीट इवेंट्स एंड एजेंट बेस्ड मॉडल्स आर यूजली यूज्ड फॉर, जो एंड डिस्क्रीट इवेंट्स एंड एजेंट बेस्ड मॉडल हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, दैट आर यूज्ड फॉर मिडल और लो लेवल जीरो, मिडल और लो लेवल के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डजंट यूजली अलाउ, डज नॉट यूजली अलाउ डिसीजन मेकर्स टू सी हाउ अ सॉल्यूशन इज टू, ओके, तो करेक्ट आंसर इज सिमुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61,
EC स्टैंड फॉर, ओके। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। EC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसे आप कर सकते हैं इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, ओके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 62, GA स्टैंड फॉर, अभी पीछे आपने देखा तो GA क्या होता है, तो GA आपका जेनेटिक एल्गोरिथम्स होता है, ओके। GA आर जेनेटिक एल्गोरिथम्स। क्वेश्चन नंबर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन 62, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 63, LCS स्टैंड फॉर, LCS किसके लिए स्टैंड करता है या इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर इज लर्निंग क्लासीफायर। लर्निंग क्लासीफायर इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, GBML स्टैंड फॉर, जो GBML है किसके लिए होता है, तो GBML स्टैंड्स फॉर जेनेटिक बेस्ड मैकेनिज्म, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, EV इज डोमिनेटली यूज्ड फॉर सॉल्विंग, जो EV है वो किसके लिए हम यूज करते हैं, किसको सॉल्व करने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 66, ईवी इज कंसीडर्ड एज, ईवी को हम किस प्रकार कंसीडर करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडेप्टिव एंड कॉम्प्लेक्स, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो आंसर्स हैं वो लग रहे हैं बोथ में, ओके। तो थोड़ा देख लेना, अगर आपको ट्रिक लगानी हो तो लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 67, पैरामीटर्स दैट अफेक्ट GA, कुछ पैरामीटर्स जो जेनेटिक एल्गोरिथम्स को अफेक्ट करते हैं, तो इनिशियल पॉपुलेशन करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस भी कर सकती है, एंड फिटनेस फंक्शन भी कर सकते हैं ना। जेनेटिक एल्गोरिथम्स अभी ह्यूमंस में भी होते हैं, तो जैसे कि इनिशियल पॉपुलेशन मींस स्टार्टिंग पॉपुलेशन भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, फिटनेस फंक्शन शुड बी, जो फिटनेस फंक्शन है वो कितना होना चाहिए। वैसे तो हमारी लाइफ में फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बट अभी कंप्यूटर की लाइफ में क्या हो रहा है, फिटनेस यहाँ पर मिनिमम चाहिए, ओके। याद रख सकते हैं, ये हमारे अपोजिट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, अप्लाइंग रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन, recombination and mutation leads to a set for new candidate called offsprings, okay। रिकम्बिनेशन एंड म्यूटेशन में जो लीड्स करता है, न्यू कैंडिडेट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ स्प्रिंग्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, decides who becomes parent and how many children the parent have, इसमें कौन डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 70, हु डिसाइड्स बिकम पेरेंट्स, मतलब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन पेरेंट बनेगा एंड उस पेरेंट के पास कितने बच्चे होंगे, तो वो आपका करता है पेरेंट सिलेक्शन, ओके। पेरेंट ही सिलेक्ट कर पाएंगे कौन पेरेंट होगा और उसके कितने सिलेक्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ EAR, ईए के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, तो पेरेंट सिलेक्शन मेथड्स हैं, देखिए यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट हो गया, ए एंड बी बहुत, ओके। क्वेश्चन नंबर 72, देयर आर आल्सो अदर ऑपरेटर्स मोर लिंग्विस्टिक इन नेचर कॉल्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू फजी सेट थ्योरी, सो करेक्ट आंसर इज ए, hedges, okay। क्वेश्चन नंबर 73, a fuzzy set has membership function whose membership value are strictly monotonically increasing, जिसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रही है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीज भी हो रही है, ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग वैल्यू फॉर एलिमेंट्स, सो कन्वेक्स फजी सेट। देखिए आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में, बट क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है तो आप इसको ऑप्शन देख लीजिए, कन्वेक्स फजी सेट होगा, ओके। जब आपकी मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही फिर डिक्रीज कर रही फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, ओके। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूरल नेटवर्क्स यूजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग, इनमें से कौन से न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करते हैं। जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग आपकी कार्स में यूज होती है ना, आप जानते हैं। सो ये भी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, लास्ट वीडियो हमने कवर कर रखा है इसको। सो विच द फॉलोइंग न्यूरल नेटवर्क्स यूजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग, इनमें से ऐसा कौन सा है,
तो मल्टी लेयर एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए मल्टी लेयर perceptron. Okay, multi-level perceptron is used supervised learning. Okay, so option A is correct, only A. Question number 75. What is the feature of artificial neural network due to which they can deal with noisy, fuzzy, inconsistent data? व्हाट इज द फीचर, ऐसे कौन से फीचर्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जिसकी वजह से दे कैन डील विद, वो डील कर सकते हैं नोइजी में भी, जैसे आपका डाटा बिल्कुल सही नहीं हो, फजी पर करते हैं और इनकंसिस्टेंट डाटा पर वर्क कर सकते हैं। तो वह देखिए जो जादू की गुड़िया है वह आपकी है बोथ एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से ही हम इनकंसिस्टेंट डाटा को भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। Features of artificial neural network, in which artificial neural network creates its own organization or representation of information it receives during learning time, is सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपकी लास्ट पीडीएफ में भी कवर किया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि वह कौन सा फीचर है जिसमें आर्टिफिशियल नेटवर्क जो है वह अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 77। एनी सॉफ्ट कंप्यूटिंग मेथोलॉजी, कोई भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जो मेथोलॉजी है इज कैरेक्टायर बाई, किसके द्वारा कैरेक्टराइज की जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ओके, एल्गोरिदम विच कैन इजिली अडेप्ट विद द चेंज ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट। ओके, एनी सॉफ्ट कंप्यूटिंग, किस कोई भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जो मेथोलॉजी होगी किसके द्वारा उसको विभाजित किया जाएगा, उसके कैरेक्टराइज किया जाएगा, तो वो क्या आंसर हो जाएगा आपका? एल्गोरिदम विच कैन इजिली अडेप्ट विद द चेंज ऑफ डायनामिक एनवायरनमेंट, जो डायनामिक एनवायरनमेंट की तरह उसे चेंज कर सके। क्वेश्चन नंबर 78। फॉर व्हाट पर्पस फीडबैक, व्हाट पर्पस फीडबैक न्यूरल नेटवर्क आर primarily यूज्ड, किस पर्पस के लिए जो फीडबैक न्यूरल नेटवर्क्स है उसे हम प्राइमरली यूज करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। तो आप यहाँ सीख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन की बिल्कुल नहीं करते हम, मतलब न्यूरल फीडबैक, ओके, फीडबैक का एंड फीचर मैपिंग एंड पैटर्न के लिए बिल्कुल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 79। ऑपरेशन इन द न्यूरल नेटवर्क्स कैन परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस इन न्यूरल नेटवर्क में कैन परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन, किस प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो अभी आपने देखा पैरेलली करते हैं और सीरीज में। ओके, सीरीज एंड पैरेलली, हम यहाँ उसकी सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज आर्ट इन न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क में आर्ट क्या होता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ के लिए भी एक तरह से। सो आर्ट इज व्हाट, एडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी। ओके, याद कर लें, दिमाग में छाप लें इसको आप। यह आपकी क्या हो जाएगी? एडेप्टिव रेजोनेंस थ्योरी। ओके, रेजोनेंस थ्योरी, इसे हम बोलते हैं आर्ट। क्वेश्चन नंबर 81। द वैल्यू ऑफ द सेट मेंबरशिप इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी भी सेट मेंबरशिप की जो वैल्यू है उसे किस प्रकार हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो करेक्ट आंसर इज डिग्री ऑफ ट्रूथ से। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ सेट मेंबरशिप रिप्रेजेंट की जाएगी डिग्री ऑफ द ट्रूथ से। ओके, सिंपल है, कोई इंसान है, आप देख लीजिए यहाँ पर, उसके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, इस तरह से। सो इसकी भी वैल्यू किस तरह से की जाएगी भाई? डिग्री ऑफ ट्रुथ से, कितना सच बोलता है ये इंसान, उसके हिसाब से उसकी इज्जत की जाएगी। अब कोई बंदा है बिल्कुल वो है हमेशा ही झूठ बोलता हो, तो उसकी कोई कोई वैल्यू करेगा? नहीं करेगा भाई, कहे भाई तू झूठा है यार। सो दैट्स लाइक यहाँ पर भी जो मेंबरशिप की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, वैल्यू होगी, वह भी डिग्री ऑफ ट्रुथ द्वारा ही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, लाइक 85। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है कहेंगे, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। 85 क्या है? ए यूनियन
बी यूनियन सी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसे हम ए यूनियन बी एंड अगेन यूनियन सी कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 87, द फजी प्रोपोजिशन। ओके, प्रोपोजिशन, फजी प्रोपोजिशन, इफ एक्स इज ई, एफ जो है ई हो जाए, देन वाई इज एफ इज, क्या है इसे बोलते हैं हम? अ कंडीशनल अनक्वालिफाइड, इसे हम कंडीशनली अनक्वालिफाइड बोलते हैं। ये क्या कह रहा है? जो x इज ई, x जो है वो ई है, देन y जो है f हो जाए, वह एक तरह से कंडीशनल अनक्वालिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपका? तो करेक्ट स्टेटमेंट आप ऐसे देख लीजिए डायरेक्टली, यहाँ पर देखिए, पहला क्या कह रहा है? अ फजी सेट इन क्रिस्प सब, क्रिस्प सेट, कोई फजी सेट क्रिस्प सेट में, बट द रिजर्व इज नॉट, नॉट ट्रू, रिवर्स इज नॉट ट्रू। तो यह रॉन्ग हो गया, इसका रिवर्स जो है वो ट्रू हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी सेकंड क्या कर रहा है? ए बी एंड सी आर थ्री फजी, ए बी सी थ्री फजी है, सही है। डिफाइंड ओवर द सेम यूनिवर्स, सही है। ऑफ डिस्कोर्स सच एज इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी एंड ए इज लेस देन इक्वल टू सी, अपने आप हो जाएगा। तो ये करेक्ट है। ओके, इसे हम बोल सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है मेंबरशिप फंक्शन डिफाइंड द फजीनेस इन अ फजी सेट irrespective of elements in the set which is discrete or continuous। तो ये भी आपका एक तरह से करेक्ट हो गया। ओके, सो आपका पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, एन इक्विवेलेंस बिटवीन, एन इक्विवेलेंस बिटवीन फजी वर्सेस प्रोबेबिलिटी। फजी और प्रोबेबिलिटी में जो इक्विवेलेंस क्या है? टू दैट ऑफ द प्रिडिक्शन इज फॉरकास्टिंग इज, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपके एक्सप्रेशन है, ओके, एक्सप्रेशन क्या कहती है? फजी जो है इक्विवेलेंस किसके होगा? फॉरकास्टिंग के। ओके, ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस का होता है एक तरह से। फजी इज इक्विवेलेंट टू फॉरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 90, both fuzzy logics and artificial neural network are soft computing। both मतलब फजी लॉजिक एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर सॉफ्ट कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। टेक्निक, बिकॉज क्यों है? क्योंकि ईच, इन ईच नो प्रिसाइज। ओके, इनमें से कोई भी प्रिसाइज नहीं होता, और जब प्रिसाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो हार्ड कंप्यूटिंग हो जाती है। लेकिन जब प्रिसाइज नहीं है दोनों, तो दोनों क्या हो सकता है? आपकी बन चुकी है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, अ फजी सेट हुज मेंबरशिप फंक्शन हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट। एक फजी सेट जिसके मेंबरशिप फंक्शन में सिर्फ कितना है? एटलीस्ट वन एलिमेंट, वो भी एक्स इन द यूनिवर्स हुज मेंबरशिप वैल्यूज यूनिटी इज कॉल्ड। ओके, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल्स। अगर आपके उसमें मेंबरशिप में जो वैल्यू है एटलीस्ट वन है, तो उसे हम नॉर्मल फजी सेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, डिफाइंस लॉजिक फंक्शन ऑफ टू प्रीपोजिशंस। कौन डिफाइन करता है? तो ट्रूथ टेबल डिफाइन करती है। क्या? डिफाइंस लॉजिक फंक्शन ऑफ टू प्रीपोजिशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, इन फजी प्रोपोजिशंस में gives an approximate idea of number of elements of a subset fulfilling certain conditions। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फजी क्वांटिफायर। ओके, फजी क्वांटिफायर गिव्स एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। याद कर लें इसे आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है देखिए, जो अभी पूछ सकता है कि फजी क्वांटिफायर क्या होता है। तो फजी क्वांटिफायर जो होता है वो क्या देता है आपके? गिव्स एन approximate idea of the number of element। ओके,
क्वेश्चन नंबर 94, मल्टीपल कंजक्टिव्स एंटीसेंडेंट इज मेथड इन एफएलसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कंपोजिशन रूल। ओके, कंजक्टिव, ओके, इसमें क्या करेगा आपका डी कंपोजिशन रूल करेगा। क्वेश्चन नंबर 95, मल्टीपल डिसकंजक्टिव्स एंटीसेंडेंट्स इज मेथड ऑफ इन डी कंपोजिशन रूल। देखिए अब जब आप यहाँ पर देखिए एंटीसेंडेंस देखेंगे आप जब, तो आपको यही लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, if x is if x is a and y is b, then z equal to c is a constant, is rule in zero order list। ओके, जीरो ऑर्डर में है। क्वेश्चन नंबर 97, a fuzzy set where is no membership function has its value equal to 1 is called। अभी देखा आपने वहां पर जिसकी वैल्यू एटलीस्ट 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल तो बोलते हैं। तो यहाँ पर सब नॉर्मल फजी सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 है। और पीछे क्या था, देखिए आप, एटलीस्ट, देखिए यहाँ पर क्या था आपका, एटलीस्ट 1 है। जब एटलीस्ट 1 हो जाएगी तो आपका नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा एटलीस्ट पर। ओके, एंड व्हेन द वैल्यू इज इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, एट लीस्ट जब 1 होगी आपकी तो वह क्या हो जाएगा, नॉर्मल फजी सेट हो जाएगा आपका। एंड व्हेन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98, मैम डैनीज फजी इंटरफेरेंस मेथड वाज डिजाइन टू अटेम्प्ट व्हाट। ये मैम डैनीज जो फजी सेट है या किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल अ स्टीम इंजन, एक स्टीम इंजन को कंट्रोल करने के लिए। एंड अ बॉयलर, एक बॉयलर को कंट्रोल करने के लिए। कॉम्बिनेशन बाय सिंथेसिस ए सेट ऑफ लिंग्विस्टिक कंट्रोल रूल ऑब्टेन बाय एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन ऑपरेशंस। ओके, स्टीम इंजन एंड बॉयल को कंट्रोल करने के लिए उसे कॉम्बिनेशन में। ओके, और जब किसी भी दो चीज कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फजी। फजी के वो कौन दो प्रकार हैं इंटरफेरेंस सिस्टम में। तो करेक्ट इज, आपने देखा था, ये देखा था आपने ना, अभी लास्ट में ये आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपका होगा इसमें, इसी पीडीएफ में, जिसमें हमने बताया था जो फजी इंटरफेरेंस के सिस्टम्स है वो दो हैं, मैम डेनिस टाइप एंड स्विग्नो टाइप। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ फजी इंटरफेरेंस सिस्टम। फजी इंटरफेरेंस सिस्टम को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फजी एक्सपर्ट सिस्टम कह सकते हैं आप, फजी मॉडलिंग कह सकते हैं आप, फजी लॉजिक कंट्रोल कह सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, अभी हमारे 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। सो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, इन एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग सर्वाइवल सिलेक्शन इज। सर्वाइवल सिलेक्शन क्या है, किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग में सर्वाइवल सिलेक्शन क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोबेबिलिस्टिक सिलेक्शन। ओके, म्यू प्लस म्यू। क्वेश्चन नंबर 102, द एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी ऑफ सर्वाइविंग सिलेक्शन इज, क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका म्यू कॉमा लैम्डा माइनस सिलेक्शन बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, इन इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग रिकॉम्बिनेशन इज, इसका सही हो जाएगा डज नॉट यूज रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, इट ओनली यूजेस म्यूटेशन। ओके, इन इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग रिकॉम्बिनेशन में यह यूज नहीं करता है म्यूटेशन को। क्वेश्चन नंबर 4,
इन एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी रिकम्बिनेशन इज, रिवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी में जो आपका रिकम्बिनेशन है वह क्या है? सो recombination is what? Correct answer is uses recombination such as crossover to produce offspring. Okay. Re evolutionary strategy recombination में क्या होता है? यह यूज करती है uses recombination such as crossover produce. Okay. Question number 5. Step size is step size in non-adaptive EP. वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो छोड़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 106। ये सब आप करेंगे नहीं वैसे, और ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाता है तो आपके मतलब का नहीं होता है। सो आप इसे लीव कर दीजिए कुछ क्वेश्चंस को। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर नॉर्मली द टू बेस्ट मेजरमेंट यूनिट फॉर एन इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम? इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम के मेजरमेंट के लिए इनमें से कौन दो बेस्ट यूनिट्स हैं? तो नंबर ऑफ एवोल्यूशंस, ओके, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ जनरेशंस। आपको नंबर्स ही लेने हैं, यूनिट मेजर में आपको नंबर लेने हैं, नंबर ऑफ एवोल्यूशन, नंबर ऑफ जनरेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 9। इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, ईएस को इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज म्यू प्लस लैम्डा, सेलेक्ट सर्वाइवर्स अमॉन्ग पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10। द इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग, जो इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है वो क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंडिविजुअल सॉल्यूशन इन रिप्रेजेंटेड एज फाइनाइट स्टेट मशीन। ओके, इंडिविजुअल सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड एज फाइनाइट स्टेट मशीन। क्वेश्चन नंबर 11। इन इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी में क्या होता है? इंडिविजुअल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रियल वैल्यू वेक्टर्स। रिवोल्यूशनरी स्टेज में क्या होता है? जो इंडिविजुअल होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं किसकी मदद से? रियल वैल्यू वेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 1+1 इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑफ स्प्रिंग्स बिकम पेरेंट ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, ऑफ स्प्रिंग से ही ऑफ स्प्रिंग्स के पेरेंट्स बन जाते हैं। जब 1,1 हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एक दूसरे के बाप बन जाते हैं, सिंपली। क्वेश्चन नंबर 13। 1+लैम्डा इवोल्यूशनरी क्या होता है? वन, अगर 1+1 था तो एक दूसरे बाप थे वो दोनों, एंड 1+लैम्डा होगा तो क्या बोलेंगे? लैम्डा म्यूटेंट्स कैन बी जनरेट फ्रॉम वन पेरेंट। जो लैम्डा है वो वन पेरेंट से जनरेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14। टर्मिनेशन कंडीशन फॉर इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी, इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या है? तो देखिए, मैक्सिमली अलाउड सीपीयू टाइम इज इलेप्स्ड, जब उसका सीपीयू टाइम इलेप्स कर जाए। टोटल नंबर ऑफ फिटनेस इवोल्यूशन रीच्ड अ गिवन लिमिट तक पहुंच जाए, एंड पॉपुलेशन डाइवर्सिटी ड्रॉप, उसकी पॉपुलेशन जो डाइवर्सिटी है वो ड्रॉप अंडर द गिवन थ्रेशोल्ड हो जाए। उसकी कोई एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, अगर उससे नीचे उसकी वो चली गई आपकी पॉपुलेशन, तो वहां पर वो टर्मिनेट हो जाएगा आपका इवोल्यूशन स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेटर इज सिंपलेस्ट सिलेक्शन ऑपरेटर? इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो सिंपलेस्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? करेक्ट आंसर इज रैंडम सिलेक्शन। ओके, रैंडम सिलेक्शन इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन ऑपरेटर, इट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16। विच क्रॉस ओवर ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग? इनमें से कौन सा क्रॉस ओवर ऑपरेटर है जो यूज किया गया है इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग में? तो करेक्ट आंसर इज इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग डज नॉट यूज क्रॉस ओवर ऑपरेटर। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है। जैसे कि वो खुद पूछ ले कि क्या इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग क्रॉस ओवर का यूज करती है, या कौन सा ऐसा क्रॉस ओवर है जो यूज नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर हो गया कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 ये, इसमें क्या होता है? एक दूसरे के बाप होते हैं, तो क्या कर रहा है ये देखना। ऑपरेटर्स ऑन पॉपुलेशन साइज ऑफ टू,
इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑपरेशन ऑपरेटर्स ऑन पॉपुलेशन ऑफ साइज 2। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज एम्फेसाइज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल मॉडल, इनमें से विच ऑफ दीज एम्फेसाइज करता है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल मॉडल्स पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग ईपी अप्लाइड विच इवोल्यूशनरी ऑपरेटर्स पर, किस पर अप्लाई होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए एंड बी पर, सेलेक्शन पर एंड वेरिएशन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशन ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ सिलेक्शन स्ट्रेटजी वर्क्स विद नेगेटिव फिटनेस वैल्यू, इनमें से ऐसी कौन सी सिलेक्शन स्ट्रेटजी है जो नेगेटिव पर कार्य करती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। करेक्ट आंसर नेगेटिव फिटनेस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा आपका? रैंक सिलेक्शन। ओके, रैंक सिलेक्शन जो है आपका वह नेगेटिव फिटनेस वैल्यू पर कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड यू कैन से क्वेश्चन नंबर 121। ओके, सो सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू सॉल्व, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का हम यूज क्यों करते हैं, क्या सॉल्व करते हैं उससे? तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज यूज्ड टू रिसॉल्व नॉन लीनियर, मतलब कि ये नॉन लीनियर होता है, आपने पढ़ा है इसको। इम्प्रेसिशन प्रॉब्लम्स नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन द, जिसको ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायर होती है। ऑन द अदर हैंड हार्ड कंप्यूटिंग, उसको तो समझना नहीं हमको, तो सिंपली सॉफ्ट कंप्यूटिंग को हम करते हैं नॉन लीनियर को सॉल्व करने के लिए। लीनियर हार्ड में होता है ना, बहुत तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी। सो करेक्ट आंसर इज नॉन लीनियर। क्वेश्चन नंबर 2, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो है, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम, कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करता है? दैट स्टार्ट फ्रॉम रूट ऑफ द ट्री। डेप्थ फर्स्ट जो है वह रूट ऑफ द ट्री से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग फजी लॉजिक, फजी लॉजिक का यूज करते हुए व्हाट डज वी नॉर्मली ट्राई टू अचीव, हमें क्या अचीव करना चाहिए? इफ देन। ओके, इफ देन फंक्शन टू बी एनकोडिंग मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एओ एल्गोरिथम, तो इसका आंसर हो जाएगा एंड और। ओके, ए से एंड, ओ से और ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज हम क्यों करते हैं? देख लीजिए आप यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इट रिमेम्बर्स इट्स इनपुट एज वेल लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस इनपुट्स। जो रिकरेंस होता है वो क्या करता है? वह रिमेम्बर करता है, रिमेम्बर इट्स इनपुट एंड एज वेल एज लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस इनपुट्स। ओके, लर्निंग भी करता है प्रीवियस इनपुट से, तो उसी को हम रिकरेंस बोलते हैं। एज रिमेम्बर्स इनपुट फ्रॉम प्रीवियस लर्निंग एंड एज वेल एज इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल्स। ओके, प्रीवियस लर्निंग से यह एक्यूरेसी मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द बिलो इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रोडक्शन सिस्टम का एक टाइप है? तो बैच भी है, कंजक्शन भी है, प्रोजेक्ट भी है, तो ऑल ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस बैच एंड प्रोडक्शन, एक बैच का एक समूह होता है बहुत सारे लोगों का, प्रोजेक्ट भी एक समूह से बनता है, तो सो लाइक ऑल द थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल आर ट्रेन्ड ऑन, इन सुपरवाइज्ड लर्निंग में मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन, जो मॉडल्स होते हैं वो किस पर ट्रेन किए जाते हैं? लेबल्ड डाटा पर। ओके, मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन लेबल्ड डाटा, सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन गिवन लेबल डाटा पर, है ना, यूजिंग विच इट लर्न एंड क्रिएट रूल्स बेस्ड ऑन विच इज देन मैप्स एंड अनप्रिडिक्टेड डाटा टू रिलेवेंट बकेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ आउट ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग विच वन टेक्स मोर टाइम फॉर कंप्यूटेशन, हार्ड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग में से ऐसा कौन है जो ज्यादा समय लेता है? आपने पढ़ा होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग हाँ देखिए, आउट ऑफ द हार्ड कंप्यूटिंग एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग विच वन टेक्स टाइम फॉर कंप्यूटेशन मोर टाइम,
तो मोर टाइम तो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग ही होता है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पर रॉन्ग लिख गया है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग ज्यादा समय लेता है ना। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूरल नेटवर्क्स और फजी लॉजिक आर पार्ट्स ऑफ। न्यूरल नेटवर्क्स एंड फजी लॉजिक जो है वो किसके पार्ट्स हैं? तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग पार्ट्स। ओके, आपने देखा ये बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ फॉलोइंग विच वन ऑफ टू प्रोड्यूसेस प्रिसाइज नेटवर्क। प्रिसाइज आंसर, प्रिसाइज आंसर कौन प्रोड्यूस करता है बताइए? प्रिसाइज आंसर, एक्यूरेट आंसर फॉर्मूले की तरह हार्ड कंप्यूटिंग करता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ इन विच ऑफ in which of two the programming learn and evolves over time as the new data points come into picture। इन विच ऑफ दोनों में से कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग है जो लर्न करती है एंड इन्वॉल्व ओवर टाइम एज वेल न्यू डाटा पॉइंट्स? तो करेक्ट आंसर इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है वो अपनी लर्निंग बेस्ड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इन शॉर्ट कंप्यूटिंग में इन शॉर्ट कंप्यूटिंग आउटपुट डजंट रिमेन सेम। जो आउटपुट है वो सेम नहीं रहता है हर बार, क्योंकि वो मतलब चेंज होता रहता है, एग्जैक्ट नहीं होता है ना। एंड व्हेन वी ट्रेन ऑफ सेम डाटा, जब उसे हम सेम डाटा पर ट्रेन करेंगे, सो व्हेन वेयर एज इन केस ऑफ हार्ड कंप्यूटिंग द आउटपुट विल बी ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो ये करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, हार्ड कंप्यूटिंग अलाउज पैरेलल कंप्यूटेशंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग अलाउज सिक्वेंशियल। तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स हो गया। हम इन्हें स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फर्स्ट में, बिल्कुल फर्स्ट सीट में ही। जो आपका वो क्या आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो दैट्स बेस्ड ऑन पैरेलल, एंड दैट्स हार्ड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? सिक्वेंशियल। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर हाइब्रिड सिस्टम्स। इनमें से कौन सा हाइब्रिड सिस्टम है? तो combination of several soft computing methods is hybrid system। okay, combination of several soft computing method, बहुत सारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग के मेथड्स का कॉम्बिनेशन कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, वन ह्यूमन सेल, एक ह्यूमन की सेल जो होती है, कंटेन्स लो मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितनी करती है? जैसे कि ह्यूमंस की जो वन सेल होती है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 23। क्वेश्चन नंबर 16, द एंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड। जो एंटायर कॉम्बिनेशन जो जीन्स का है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ओके, जीनोटाइप कहते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर, दिस वाज द लास्ट। ओके, सो till here we have completed our class, and thanks for watching till here. Will you see the current time when I am recording this lecture? Let me show you. This is the time is going on. The night के 2 AM हो रही है आपके इस समय, and that time I'm recording. Okay, thank you.